हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्रैक प्लस 2 में। तो हम लोग आज 10वां अध्याय करेंगे जूठन, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। और विधा अगर देखें तो ये विधा है आपकी आत्मकथा। आत्मकथा भी एक तरह की कहानी ही हुई, तो एक तरह से ये आपके पाठ्यपुस्तक की कहानी है, लेकिन विधा में आपको आत्मकथा लिखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपको मैं बोल रहा हूँ बुक और पेंसिल लेके बैठने, तो आप अगर रेडी होंगे तो फिर यहाँ से अंडरलाइन कीजिए। जन्म है इनका 30 जून 1950 में। जन्म स्थान है इनका उत्तर प्रदेश स्टेट है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का ज़िला है, और बरला एक गांव है। तो याद रखना है आपको, जन्म स्थान बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। माता इनकी मकुंदी देवी है और पिता हैं इनके छोटन लाल। तो आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता कौन थे। 4 ऑप्शन रहेगा, तो इसको भी अंडरलाइन करना है। शिक्षा, यहाँ से अंडरलाइन स्टार्ट करना। अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से, मतलब इनका जो शुरुआती शिक्षा था वो पूरा संघर्ष भरा था। मतलब कि पढ़ने के लिए भी सही तरह से कमरा नहीं था। आप देख रहे हैं बिना कमरे लिखा हुआ है, बिना टाट चटाई वाली। टाट चटाई मतलब बिछावन, नीचे में कुछ बिछाया हुआ ही नहीं रहता था जिस पे बैठ के विद्यार्थी पढ़ सके, नीचे में ही ये बैठ के पढ़ते थे। उसके बाद मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से, मतलब स्कूल का क्या नाम था, अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही। तो आपको याद रखना है, अंडरलाइन करना पूरा यहाँ तक। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में इनका दाखिला हुआ, तो अंडरलाइन आपको यहीं तक करना है। कहाँ तक आया, मास्टर सेवक राम मसीही के स्कूल में इनका आरंभिक शिक्षा हुआ था। उसके बाद आपको 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण हुए। बरला इनका जन्म स्थान भी है, लेकिन 12वीं की परीक्षा में ये अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब पास नहीं कर पाए। तो ये भी आपको अंडरलाइन करना है, ये भी बात पूछा जा सकता है। फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में इन्होंने दाखिला लिया। कई वर्षों तक इनकी पढ़ाई बाधित रही। 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। तो इनका यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, हिंदी में एमए किया। इन्होंने कहाँ से हिंदी में एमए किया, तो हेमवंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर से। तो आपको यहाँ से अंडरलाइन करना है। उसके बाद वृत्ति इनकी देखते हैं। 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत। तो अंडरलाइन करने वाला जो है यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है संप्रति से। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत, यहाँ तक करना है। सम्मान पूरा अंडरलाइन करना है, सम्मान यहाँ से लेके यहाँ तक है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इनको 1993 में मिला। परिवेश सम्मान इनको 1995 में मिला। जयश्री सम्मान इनको 1996 में मिला, और कथाक्रम सम्मान इनको 2000 ईस्वी में मिला। आगे देखते हैं। कृतियाँ इनकी जूठन है आत्मकथा, जो कि आपके ही पाठ्यपुस्तक में है। मतलब बहुत लेखक की बहुत सारी कृतियाँ होती है, उसमें से कोई एक कृति जो अच्छी होती है उसको उठा लिया जाता है और बुक में छाप दिया जाता है। तो ये जूठन इनका आत्मकथा है, आपके बुक में ही है। उसके बाद सलाम है, घुसपैठिए है या कहानी संग्रह है, सदियों का संताप और बस। और उसके बाद बहुत हो चुका, अब और नहीं, कविता संकलन है इनका। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और आपको यहाँ से पूरा अंडरलाइन करना है। जूठन तो आप याद ही रखेंगे, सलाम, घुसपैठिए, ये सब आपको याद रखना, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से किस नाटक में ओम प्रकाश वाल्मीकि इन्होंने किस नाटक में मंचन निर्देशन किया या अभिनय किया, तो मेघदूत आपको याद रखना है। नाट्य संस्था स्थापित की इन्होंने, और इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया। तो कौन सी संस्था में, तो नाट्य संस्था जहाँ नाटक होता है वो मेघदूत नाम था, याद रखना है। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी क्षेत्र में पिछले दशकों में आए सामाजिक उभार और गहराती राजनीतिक चेतना के कारण दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेशों की तरह हिंदी साहित्य में भी दलित चेतना एवं भावधारा का विकास हुआ है। यह समाज एवं साहित्य के लिए हितकर एवं शुभ है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि समाज में सामंती जकड़बंदियाँ टूट रही हैं या ढीली पड़ रही हैं। वैज्ञानिक परिदृष्टि, समाजवादी वैचारिक जागरण, मानवाधिकारवाद और लोकतंत्र के युग में सामंती सोच और भेद बुद्धि पर टिकी समाज व्यवस्था आमूल बदलनी चाहिए। उसे मध्ययुगीन संस्कारों से उबरकर समता, न्याय, बंधुत्व और सामाजिक सद्भाव की दिशा में अपना कायाकल्प करना चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ते पिछड़ा, दलित उभार और उपसंप्रदाय आदि जाति, लिंग के आदि के विभेदों के विरुद्ध आंदोलनों के पीछे की कामना, संकल्प और विचार का यही सार है।
मतलब यहाँ पे इतना सा लाइन में कहने का मतलब समाज एवं साहित्य के लिए शुभकर है। इनकी हिंदी साहित्य में दलित चेतना एवं भावना, दलित एक छोटी जाति हुई, तो दलित चेतना, चेतना मतलब दलित का उजागर, उसका चेतना, तो वो जो है समाज एवं साहित्य के लिए शुभ है। तो इससे यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि समाज में सामंती जकड़बंदियाँ, जकड़बंदियाँ मतलब कोई भी रूढ़वादी विचार, वो मतलब कि जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, जिसमें भेदभाव वाला भी विचार शामिल था, तो वो टूट रही है या ढीली पड़ रही है। वैज्ञानिक परिदृष्टि समाजवादी वैचारिक जागरण मानवाधिकारवाद, मानवाधिकारवाद क्या हुआ, मानव के अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है वो मानवाधिकारवाद हुआ। सामंती सोच और भेद बुद्धि पर टिकी समाज, भेद बुद्धि क्या हुआ, भेद, भेद मतलब किसी भी चीज़ का रहस्य या भेद खोलना, तो भेद बुद्धि, भेद बुद्धि मतलब किसी भी चीज़ पर रहस्य खोलना। तो ये सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ते पिछड़ा, दलित उभार और संप्रदाय, जाति, लिंग आदि के विभेदों के विरुद्ध आंदोलन के पीछे की कामना, संकल्प और विचार का यही सार है। आगे देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है, ये लाइन आपको अंडरलाइन करना है। उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से परे समता, न्याय और मानवीयता पर टिकी एक नई पूर्णतर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध की आहट है। वे सिर्फ किन्हीं विचारधाराओं के संसर्ग और ताप पर निर्भर समीकरणों और फार्मूलों के सहारे नहीं लिखते। उनके लेखन में उनके अपने जीवनानुभवों यानी कि जीवन के अनुभवों की सच्चाई और वास्तव बोध से उपजी नवीन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। दलित जीवन के रोष और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचनानुभवों की भट्ठी में गलाकर रचना की एक नई इबारत पेश करते हैं, जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक अर्थों में मानवीय है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन ने व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया था। उनकी आत्मकथा का यहाँ प्रस्तुत संकलित अंश बानगी के रूप में है। इस अंश से संपूर्ण आत्मकथा पढ़ने की प्रेरणा जागती है। आत्मकथा और उसका यहाँ संकलित अंश अतिरंजित और वास्तविक है। अतिरंजित मतलब जो कभी सोचा नहीं गया, उस तरह की कहानी है। वास्तविकता का माटी और पानी सरीखा रंग ही इसके रचनात्मक गद्य की विशेषता है। अपनी संवेदना और मर्मस्पर्शिता के कारण प्रस्तुत अंश मन पर गहरा असर छोड़ जाता है। तो मैंने जहाँ जहाँ आपको बोला आपने अंडरलाइन कर लिया होगा। तो हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे इनका आत्मकथा भी। तो ये थोड़ा सा जयप्रकाश करदम ने लिखा, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक अंडरलाइन नहीं किया जहाँ तक मैंने बोला था, तो वो आपको अंडरलाइन कर लेना। अब आपको इसकी आत्मकथा में भी जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा वो अंडरलाइन करना है। तो जूठन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा जहाँ हुई थी वहाँ स्कूल के बारे में इनका कहानी है थोड़ा, उसके बाद ये बड़े कैसे हुए, फिर आगे क्या हुआ, ये आपको कहानी ध्यान से सुननी है। आत्मकथा है जिससे कि आपको एक बार में ही दिमाग में छप जाए, उसके बाद आप इसका क्वेश्चन आंसर खुद से ही लिख दें। तो इतना सा वीडियो में मैंने ब्रेक ले लिया, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ जूठन को। आप मेरे साथ साथ अपने बुक में देखते जाएंगे और आप साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। आप बोल के नहीं पढ़ेंगे, आप मन में पढ़ेंगे और साथ में मैं जो बोलूँगा उसको आप कहानी की तरफ अपने मन में बनाते जाएंगे कि हाँ, एक स्कूल में हेडमास्टर का नाम है कलीराम। वो अपने कमरे में बुला कर इसे पूछता है, अभद्र भाषा में बात करता है। मतलब अगर जाति इनकी थोड़ी सी अगर नीची जाति का है तो नीची जाति वाले बच्चों से किस तरह बात की जाती है वो इसमें आपको दिखाई देगा। कितना भेदभाव किया जाता है, कितना संघर्ष वाला इनका कहानी है वो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने तो इस कहानी को पहले भी पढ़ लिया, लेकिन अभी आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए मैंने ये फिर से आप लोगों के सामने मैं पढ़ के बताऊंगा। आप ध्यान से समझेंगे इसको। तो आप स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आप भी साथ साथ देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। एक बात और मैं बोल देता हूँ, लास्ट में यहाँ पे शब्दार्थ है। कुरारियों अगर बोलूँगा तो कुरारियों का मतलब होता है कूड़ा फेंकने की जगह, ठीक है। ये दूसरा वाला नहीं पढ़ना, बस आपको कूड़ा फेंकने की जगह ही समझना है। जहाँ पर आप लोग कूड़ा फेंकते हैं उसको कुरारियों बोला है इस कहानी में। तो ज़रूरी नहीं आप भी कुरारियों ही बोलिए, ये वहाँ की भाषा है पहले समय की। उसके बाद मीन मेक होता नहीं बोलते किसी भी बात में, मीन मेक निकालना मतलब होता है दोष निकालना। और दहाड़ तो जानते हैं आप लोग, गर्जना होती है। तो 3 ही शब्द हैं, ज़्यादा भारी भारी शब्द इसमें आया नहीं है। तो अब हम लोग इसका कहानी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से है। एक रोज़ हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा। मतलब बात करने का देखिए हेडमास्टर बच्चों से किस तरह बात करता है। तो इसका मतलब साफ है कि इनकी जाति छोटी थी, इसलिए इनसे इस तरह से बात किया ओम प्रकाश वाल्मीकि से। तो ओम प्रकाश ये बोलते हैं डरते डरते, मतलब अपना नाम भी धीमे स्वर में बता रहे हैं, डरते डरते। आपके पाठ्यपुस्तक की सबसे अच्छी और सबसे शिक्षा देने वाली कहानी यही है, आपको इसको ध्यान से समझना है। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे, पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लेते हैं, ज़रा सा देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएँ घटती है और पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखें। उसके बाद बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हो आप कल्पना करें। उसके बाद किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। तो ये सब देखेंगे कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। ये सब भी आपको, आप क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपको आंसर भी इसी में मिल जाएगा। तो इन्होंने डरते डरते अपना नाम बताया। पूरा स्कूल हेडमास्टर से दहशत में था, मतलब अधिकतर हो सकता है उस स्कूल में दलित जाति के ही बच्चे पढ़ते हों।
तो चूहड़े का है। हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला तो ये बोलते हैं जी चूहड़े मतलब चौहाड़ नहीं बोलते हैं भाषा में, तो उस तरह से डांटने के लिए इनको बोल रहे हैं। तो ये बोलते हैं ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना। मतलब ये देखिए बच्चों से काम करवा रहे हैं और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दे जैसे शीशा। तेरा तो एक ख़ानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। मतलब स्कूल में बच्चे तो झाड़ू लगाने नहीं आते हैं, तो अगर स्कूल में इनसे इस तरह का भेदभाव किया जा रहा, आप समझ सकते हैं किस तरह की का उस समय का शिक्षा था, किस तरह का भेदभाव किया जाता था बच्चे लोग के साथ। ये तो तेरा ख़ानदानी काम है। मतलब ये आप अगर आपको 100% व्याख्या में भी आ गया तो मैं जो समझा रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुने। आप उसको 100% व्याख्या में भी कर सकते हैं, आप आराम से कर दीजिएगा, आपको व्याख्या याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये पूछेगा कि तेरा तो ये ख़ानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे, तो इसकी 100% व्याख्या करें। तो 100% व्याख्या मैंने आपको बताया है। आपको सबसे पहले लिखना है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से ली गई है, दिगंत जिसका नाम आप लिख सकते हैं, दिगंत भाग 2 आपके हिंदी के कवर पे ही लिखा हुआ दिगंत नाम। और ये हमारे पाठ्यपुस्तक की ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा जूठन से ली गई है। और उसके बाद आपको इसका वर्णन कर देना है कि हेडमास्टर ने क्यों उसको कहा, क्योंकि हेडमास्टर तो उसको समझ रहा था कि ये दलित जाति का है, दलित जाति का, तो इसका जो काम है वैसा पेशा है, उसी पेशे पे इसको लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि बच्चे तो जाति देख के स्कूल में पढ़ने नहीं आते हैं। अगर आप बच्चों से इस तरह का काम कराइएगा तो फिर बच्चे तो पढ़ने आएंगे या यही काम करेंगे। तो अब आगे देखते हैं। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ़ कर दिए, तभी वे खुद चल कर आए और बोले इसके बाद मैदान भी साफ़ कर दे। पहले तो कमरे साफ़ करवाए, फिर बरामदे स्कूल के कमरे के बाहर जो रहते हैं, उसके बाद ये बोले आके वो बोलते हैं मैदान भी साफ़ कर दे। किन्होंने बोला? हेडमास्टर ने। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे सब साफ़ कर दिए, तभी वे खुद चल कर आए और बोले मैदान भी साफ़ कर दे। तो अब देखते हैं आगे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ़ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। बात सही है, एक कमरे में अगर आप झाड़ू थोड़ा देर के लिए लगाते हैं तो झुक के ही लगाना पड़ता है, तो उतनी देर में ही हल्का हल्का कमर में दर्द होने लगता है। लेकिन अगर पूरा फील्ड साफ़ करने कोई बोल दे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। धूल से चेहरा सिर अट गया था। धूल से मतलब चेहरा भर गया था, सिर धूल से भर गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। बाकी बच्चे कहने का क्या मतलब? हो सकता है जो बाकी बच्चे थे वो दलित जाति के नहीं हो, कुछ ही बच्चे दलित जाति के थे, और जिनमें से इनको पकड़ कर मास्टर साहब झाड़ू लगवा रहे थे। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी, यानी कि वो कमरे से बैठकर भी इसी को देख रहे थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। ये बता रहे हैं कि घर में तो मैं भाइयों का लाडला था, दुलारा था, लेकिन इतना काम तो मैंने अपने घर में भी नहीं किया जितना ही मुझसे स्कूल में करवा रहे हैं। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। बस इसी तसल्ली की वजह से ये झाड़ू दे रहे थे, नहीं तो इनको ये झाड़ू भी नहीं लगाते। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर काँपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, माँ साहब वो बैठा है कोने में। माँ साहब मतलब सर को माँ साहब बोला जाता था उस समय। तो वो बोले वो बैठा है कोने में, इसके तरफ उंगली दिखा के, ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरफ। मतलब आप देखिए यहाँ पे किस तरह के भेदभाव वहाँ पे हो रहा है। एक त्यागी लड़का बोलता है चिल्लाकर कि माँ साहब वो बैठा है कोने में। मतलब ये बोल रहा है क्या कि आज वो तो आके क्लास में बैठ गया है तो उसको क्लास में नहीं बैठना चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींच कर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। मतलब देखिए किस तरह का भेदभाव किया जाता था। उस टीचर के मन में जरा सा भी बच्चे के प्रति दया नहीं था कि चलो एक दिन मैंने बोला, 2 दिन बोला, लगा दिया, तो क्या ये हरदम झाड़ू ही लगाएगा। तो इस तरह से उनको सोचना चाहिए था। लेकिन ये तो बच्चे को बाहर ला के पटक दिया और बोलते जा मैदान में झाड़ू लगा। मतलब देखिए भेदभाव। ये सोचते थे है तो ये दलित जाति का, पढ़ के क्या करेगा, ये लोग का तो पेशा ही है काम करना, झाड़ू लगाना, दूसरे के घर की सफाई करना। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। ये विरोध भी नहीं कर पा रहे थे, इनको इतना डर लगता था हेडमास्टर से। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। तो एक बच्चे से इतना काम कराना और रोज़ रोज़ उसी बच्चे से कराना, तो वो बच्चा तो रोएगा ही। उसके मन में अंदर से वो टूट गया था कि मुझसे ही रोज़ रोज़ क्यों काम कराया जाता और क्या मैं पढ़ नहीं सकता, मेरा हक नहीं है पढ़ने का। ये जो है मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। इसका मतलब हुआ कि मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था ठीक से कि क्या मैं ही सब दिन ये काम करूं, मुझसे ही क्यों। और अगर 2 दिन मैंने लगा दिया तो क्या मैं तीसरे दिन पढ़ूं नहीं? मैं तो स्कूल पढ़ने आता हूं, झाड़ू लगाने तो आता नहीं हूं।
मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता ने इनको देख लिया। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। मुंशी जी यो क्या कर रहा है, वे प्यार से मुझे मुंशी जी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता उसको किस नाम से बुलाते थे, मुंशी जी से। तो आप मुंशी जी मतलब टीचर नहीं समझ लीजिएगा, मुंशी जी मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि को बचपन में जो उनके पिता मुंशी जी कहकर बुलाते थे। तो ये लाइन आपको अंडरलाइन करना है कि मुंशी जी यो क्या कर, ये भी पूछ सकता है ये कथन किसने कहा, तो उसके पिता ने कहा उससे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा मतलब और रोने लगा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ है। तो इसकी हिचकी बंद गई, ये हिचकने लगा रोते रोते। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज़ झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फरफराने लगी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं। पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर, तो यहाँ पे हेडमास्टर का क्या नाम था, कलीराम, अंडरलाइन करना आपको इसको। गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, यानी इसके पिताजी को भी वो हेडमास्टर गाली देने लगा। लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज़ जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। यानी कि पिताजी को तो ये भी लगना चाहिए कि मैं तो दलित जाति से हूँ, और दलित जाति तो समाज की सबसे छोटी जाति उस समय थी, तो मैं कैसे सामना कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत करके हेडमास्टर का सामना किया और उनके सामने ज़रा सा भी भागे नहीं, उनसे डरे नहीं। जिस तरह ये ओम प्रकाश वाल्मीकि बचपन में मतलब उसी समय डर जाते थे, तो ये उस तरह डरे नहीं, ज़रा सा भी नहीं अपने मतलब कि बोले गए वर्ड से हिचके, और जिस तरह बोले थे उस तरह ही हेडमास्टर को डांट भी लगाया कि क्यों आपने मेरे मतलब कि बच्चे से झाड़ू लगवाया। तो हेडमास्टर ने तो उनको गाली दिया, लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो ये बात ओम प्रकाश वाल्मीकि कभी नहीं भूल पाए कि पिताजी ने हेडमास्टर का डट के सामना किया। आगे देखते हैं, कहानी का दूसरा भाग अब यहाँ से स्टार्ट होता है। जितना मैंने बोला फर्स्ट भाग में आप अंडरलाइन कर लिए होंगे, अब दूसरा भाग देखते हैं। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं यानी हिंदू मुसलमान, 8-10 तगाओं मतलब 8-10 हिंदू या मुसलमान के घर जाकर मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह में साफ़ सफाई का काम करती थी। मतलब इसकी माँ साफ़ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। तो बड़ा भाई का क्या नाम था, सुखवीर, तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। तगाओं मैंने बता दिया है, तगाओं मतलब हिंदू मुसलमान के घर में मतलब काम करने जब जाते थे तो वो तगा हुआ हिंदू मुसलमान का घर। तो साफ़ सफाई का काम करती थी इसकी माँ, और जिस काम में मेरी बहन, बड़ा भाई, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। तो बड़ा भाई सुखवीर था, फिर जसवीर और जनेसर, और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे देखते हैं। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी यानी गाय, भैंस और बैल सामान्य बात थी। मतलब एक तगा में सोचिए, अगर एक जगह गाय भैंस बांधने की जगह है, आप कहानी को साथ साथ समझते भी जाएंगे जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो प्रत्येक तगा में घर में 10 से 15 मवेशी की जो जगह है, जैसे गाय, भैंस और बैल होते हैं, तो उस तरह से अगर आप देखेंगे किसी भी तगा में एक जगह कितना साफ़ सफाई होगा। अगर एक जगह बहुत सारा गाय, भैंस, बैल है तो 15 मवेशी हैं टोटल, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा जगह होता था। वहाँ पर भी साफ़ सफाई पूरा करना पड़ता था। उनका गोबर उठाकर गाँव से बाहर कुरड़ियों मैंने बताया था कूड़ा फेंकने की जगह या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घर से हर रोज़ 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। तो सही बात है, सर्दी के महीने में अगर गोबर उठाएंगे, एक तो ठंडा ठंडा लगता है पूरा, उसके बाद हाथ भी ठंडे पानी से धोना पड़ता है और बाहर भी निकलना पड़ता है साफ़ सफाई करने के। पूरा हम लोग कपड़ा भी नहीं पहन सकते हैं, नॉर्मल कपड़ा में ही हम लोग उसका पूरा साफ़ सफाई करते हैं। गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था, मतलब ताकि उससे गाय, भैंस और बैल को गर्मी लगते रहे। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दालान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। पाती मतलब जिस पे बैठा जाता है। इतने दिनों में दालानों में बड़ी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ दे होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। मतलब ये बता रहे मेरे परिवार वालों ने कितना कष्टदायक काम किया है, और अपने मतलब जिस तरह का इन लोगों का पेशा था ये लोग वही करते थे। लेकिन एक बच्चे का तो काम है पढ़ाई करना, तो उससे स्कूल में काम करवाना तो बहुत गलत बात है। आगे देखते हैं। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज। मतलब इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर यानी 12 से 13 किलो अनाज। लगभग कि 25 सेर का मतलब 12 से 13 किलो, यानी कि 1 किलो में 2 सेर, तो 13 किलो में 25 सेर। दोपहर
के समय हर घर से बची खुची रोटी जो खासतौर पर चूहड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के मौक़ों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहड़े दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। पूड़ी के बचे खुचे टुकड़े एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाँछें खिल जाती थी, मतलब वो खुश हो जाते थे बस इतना सही खाना से। वो भी टूटा मिठाई का टुकड़ा और उसके बाद बची हुई पूरी। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी कहा जाता था कि भुक्खड़ लोग आ गए हैं, सारा चट कर गए हैं, मतलब ये लोग ऐसा लैंग्वेज में बोलते थे। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे थे। आगे देखते हैं। पत्तलों से जो पूड़ियों के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था क्योंकि सूखने वाली पूड़ियों पर कौवे मुर्गियां कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आंख बची की पूड़ियाँ साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। मतलब कौवों से और उसके बाद मुर्गी कुत्तों से ये उसका देखभाल करते थे खाना का, पूड़ियों का। ये सूखी पूड़ियाँ बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूड़ियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर गुड़ शक्कर लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था, मतलब ये तो अब बड़े हो गए, अब तो लिखते हैं, लेखक हो गए, लेकिन बचपन का जीवन याद करके भी ये सोचते थे कि कितना संघर्ष भरा और कितना कैसा बेकार जीवन था। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। अगर आज के समय में कोई मज़दूर आपके घर में दिन भर काम करता है तो क्या आप उसको जूठा खिलाते हैं? आप उसको 400 से 500 रुपया दिन का 8 घंटे काम करने का उसको एक तो आप देते हैं, मतलब उसको जो काम करने का उसका मेहनताना होता है, उसका पारिश्रमिक होता है, तो वो आप उसको देते हैं। उसके बाद आप अपने घर में उसको खाना भी खिलाते हैं, या तो उसको मतलब खाना नहीं देते, पैसा तो देते हैं। लेकिन उस समय इन लोगों का क्या था, इन लोगों का इतना मेहनत करने का मतलब था कि जूठन, सिर्फ जूठा ही खाने मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था, माँ पिताजी का हाथ बटाने तगाओं यानी त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। मतलब जब ये माँ पिताजी का हाथ बटाने जाते थे, जब इनके माँ पिताजी काम करते थे दूसरों के घर में, तो जब इनके माँ पिताजी दूसरों के घरों में काम करते थे तो ये उनका हाथ बटाते थे, तो ये सोचते थे कि हम लोग को ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। तो आज जब ये बात सोचते हैं तो इनका जी मितलाने लगता है। ये सोचते थे हम लोग जूठन खा खा के बड़े हुए हैं, कितना समाज में कोई किसी को सही तरह से देखता भी नहीं है, बस एक जाति का दोष है, तो जाति के कारण हम लोगों को इस तरह से देखा जाता था। तो ये बोल रहे हैं कि जी मितलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बातें सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगी। मतलब ये सोची कि हम लोग किसी के घर जाके आराम से बैठ के खा नहीं सकते थे, जूठन मिलता था खाने। और ये बात सुनकर मेरा तो मन अंदर से घबराने, मतलब कि स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगे। मतलब मेरा स्मृति मतलब तो पुराना याद, तो वो पुराना याद आने लगा इनको कि हम लोग किस तरह खाते थे। और आज देखिए हम लोग के पास तो सब कुछ है, लेकिन हम लोग को आज भी अपना बचपन याद आता है कि हम लोग कितना संघर्ष भरा था। कुछ भी खाने, कुछ भी मेहनत करें, लेकिन खाने के लिए जूठा ही मिलता था। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं होता। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। गांव भर की चौपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने। बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे। जब सब लोग खा पीकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दालान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी ईब तो सब खाना खा के चले गए। ईब तो मतलब कि अब तो सब खाना खा के चले गए। म्हारे जागतों को भी एक पत्तल पर धर को कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतज़ार कर रहते हैं। मतलब मेरे पत्तल में भी कुछ दे दो, मतलब मेरे भी पत्तल में कुछ खाने का दे दो, ताकि हम लोग तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। तो सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के तो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूहरी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। मतलब वो लोग को चूहरी बोला जाता था। तो बोल रहे हैं क्या कि जब जूठा पड़ा हुआ है सामने में तो तुम मुझसे क्यों मांग रही हो, वहाँ पड़ा हुआ है, जाके उठा और लेके चल जाओ और अपना मतलब जाति याद रखो, अपनी औकात में रहो।
तो ये कहानी का दूसरा भाग था। इस भाग से हम लोगों ने क्या सीखा, मतलब इस भाग से, कहानी के दूसरे भाग से हम लोग को ये समझ में आया कि पूरा घर का काम करने के बाद भी इन लोगों को जूठा नहीं मिलता था खाने के लिए। मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट है वही समझ में आया। और इस सब बात को अगर आज याद करते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो उनको यही लगता था कि हमारे लोग को हमारी ज़िंदगी भी क्या थी। माँ पिताजी पूरा दिन घर का, दूसरे के घर का काम करते थे और बदले में उनको एक सही खाना मिलने के बजाय उनको जूठन मिलता था। मतलब ये बन गया था परंपरा कि चोरी जात के जितने भी लोग हैं वो जूठा ही खाएंगे। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं, उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। अब थोड़ा सा आगे की कहानी ये बता रहे हैं। घर की आर्थिक हालत कमज़ोर थी, एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। वह मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी, दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहों के जिम्मे था। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। मतलब कि अगर आप, कहने का मतलब हुआ क्या, एक मिनट में ये पूरा पढ़ लेता हूँ तब आपको बताता हूँ। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की ज़रूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसीलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियाँ बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी के घर, अगर आप इस जात से हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जाति के अगर आप लोग हैं, तो अगर आप जिसके यहाँ काम करते थे, अगर उसके यहाँ जानवर मर जाता था या कोई भी पशु मर जाता था, तो वो भी उठाने का काम आपको ही करना पड़ता। आपको बता के रखा नहीं जाता था कि आप मवेशी उठाएंगे, लेकिन अगर मर जाता था तो आपको उठाना ही पड़ेगा, उसमें आप मना नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ये लोग तरह तरह की यातनाएं करेंगे, आपके साथ ज़बरदस्ती काम कराएंगे। तो इससे अच्छा है, तो फिर अकेले तो उठेगा नहीं, उसके लिए तो आदमी लाना पड़ेगा, आदमी एक जगह इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो आदमी इकट्ठा करने के टाइम में तो टाइम लग जाता। उसके बदले में ये लोग गालियाँ देने लगते थे इन लोगों को कि क्यों नहीं जल्दी से उठा रहे हो, निठल्ले की तरह क्यों कर रहे हो, ऐसे ही कुछ तरह का बात बोलने लगते थे। अब मैं इस सब के बदले में 1 भी रुपया नहीं मिलता था, कोई मजदूरी नहीं मिलता था। मतलब घर में वही मिलेगा जो जूठन बचा हुआ, वो भी मिलेगा तभी जब ये सब काम करोगे तब। तो बार बार बस्ती में आकर चिल्लाने लगता था कि आओ जल्दी से उठा के ले जाओ, हमारे यहाँ जानवर या मवेशी मर गया है। तो अगर लेट होता था तो गाली सुनना पड़ता था ये लोगों को। इस तरह का इन लोगों का जीवन नर्क से भी बेकार था। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी में या कहीं पर भी किसी भी वीडियो में कि मरे हुए पशुओं को किस तरह बांस से उल्टा उठाकर ले जाया जाता है, यानी कि पैर को ऊपर रखा जाता है और पूरा शरीर नीचे रहता है। अगर इस तरह से नहीं उठाएंगे तो पशु उठेगा भी नहीं। तो इस तरह से बहुत मुश्किल भरा काम था। इतने श्रमसाध्य काम के बदले मात्र गालियाँ, सोचिए कितना ये आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। एक तो इतना श्रम साध्य, मतलब एक लिमिट जो होता है श्रम का, काम करने का, एक जो वर्क करने का लिमिट होता है वो भी पार हो जाता था। इतना मेहनत लगता था उठाने में, और उसके बाद भी एक अच्छा भाषा भी बोल लेते तो कम से कम मन को संतुष्टि मिलता कि चलो इतना अच्छा से काम करवा रहे हैं, ये मेहनत भरा काम है, बोल तो अच्छे से रहें। अगर आप कुछ दे नहीं सकते, कम से कम अपना लैंग्वेज में तो सही रखना चाहिए था इन लोगों के साथ कि नहीं हम सही तरीके से इनसे बात करें। ये तो हम लोगों के घर का दुर्गंध या महक ही तो दूर कर रहे हैं, ले जा रहे हैं उठा के, तो वो भी नहीं। फिर भी उसके बदले में यातना और गाली ये सुनने मिलता था इन लोगों को। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। आज कोई मजदूर अगर आपके यहाँ काम करे तो आप उसको अच्छे से बात भी करते हैं उससे, और आप उसको दिन भर का मजदूरी भी देते हैं, 400-500 जितना होता है। लेकिन क्या बदले में आप उसको गाली देते हैं, कुछ दूसरा दिन से आएगा भी नहीं आपके घर में वो लोग जो भी काम करता है। तो अभी का ज़माना तो कुछ और है। पहले के ज़माने में इस तरह होता था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लोगों को ये सोचना पड़ता था कि इससे अच्छा तो हम लोग मर ही जाएं, इस तरह का काम हम लोग करें ही क्यों। इतना निर्धनता, इतना गरीबी में जीकर अगर इतना मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो उसके बदले में मात्र गालियाँ। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाज़ार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बिकती थी। मतलब उस समय का 25 रुपया हुआ 2500 रुपये के बराबर। मतलब अभी के 2500 रुपये के बराबर हुआ। उस समय 25 रुपये में 2500 रुपया नहीं मिलता था। 25 रुपया बहुत बड़ा चीज़ होता था उस समय। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपये हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। एक बात आप ध्यान देंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म है वो यहाँ पे 1950 में हुआ था, यानी कि एक कहानी 1950 के बाद की है। तो आप समझ सकते हैं देश आज़ाद हो चुका था, उसके बाद भी हमारे देश में किस तरह गुलामी का बर्ताव किया जा रहा था। आपको अगर पूछा जाए तो आप अपने आंसर में ये वर्ड ज़रूर कोट करिएगा, आपको एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर देगा अगर आप ये लिखिएगा कि हम तो आज़ाद थे, हमारी आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी हम लोगों से इस तरह का बिहेवियर किया जा रहा था जैसे लगता था हम लोग गुलाम हैं अपने ही देश में। ऐसा तो काम अंग्रेज़ भी नहीं करवाते, अंग्रेज़ भी इस तरह से काम नहीं करवाते कि आप लोगों से इतना मेहनत ले लें उसके बाद आपको बदले में गालियाँ दें। तो उस समय तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था। मीन मेख मतलब
दोष निकालना शुरू में ही आपको बताया था मैंने। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी, खाल को निकालते उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे ही दिन खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज़ ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जानेसर उस रोज़ किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया, इनकी बहन का नाम माया था, आप अंडरलाइन करेंगे, मेरी बहन माया, इसको अंडरलाइन करेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहन का नाम माया था, और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। वो जसवीर उन दिनों देहरादून में था मामा के पास। तो जसवीर कौन, इनका भाई। माँ परेशान हो गई थी, बैल की खाल उतारने किसे भेजें। बस्ती में एक दो लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले तो नहीं उठ पाएगा बैल, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। मैं उस समय स्कूल में था, माँ ने थकार कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलहर महाकामचोर थे। बस महाकामचोर मतलब किसी भी काम को करने से हिचकने वाला आदमी महाकामचोर कहलाता है। सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। मतलब इनकी माँ को फिक्र था कि बैल तो मर गया है, अगर हमारे जाने से पहले गिद्ध अपने नुकीले चोंच से उनका खाल उतार देगा तो फिर तो वो 10-15 रुपये भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा था कि अभी वो जो बाज़ार में खाल बेचने जाता था वो कितना मीन मेख निकालता था, मतलब कितना दोस्त निकालता था, चमड़ा पहले से निकला हुआ, खाल उधरी हुई, इसका मैं पैसा नहीं दूंगा। तो इस तरह से इनकी माँ इसलिए फिक्र कर रही थी। अगर क्वेश्चन पूछेगा भी, बीच से भी पूछता है क्वेश्चन कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ को फिक्र क्यों लगी हुई थी, तो वो इसलिए फिक्र लगी थी क्योंकि उनको पता था कि खाल का तो सही दाम तभी मिलेगा जब वो खुद उतारेंगे, लेकिन अगर कोई गिद्ध या कोई जंगली जानवर उसको नोच खाएगा तो फिर उसका तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। चाचा ने खाल उतारना शुरू किया, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का धीरे धीरे चल रहा था, पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोले धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे, मतलब ये तो कभी ये काम किए नहीं थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज़ मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहाँ से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा हैं। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग रहे थे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया, उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन ने सोख लिया था। यहाँ से अंडरलाइन करना आपको। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। मतलब इनके रक्त जमने का मतलब रक्त जम नहीं रहा था, मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। पूरा अंदर से ये स्तब्ध हो गए थे। तो उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन ने सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर से बांध दिया, गठरी उठाकर सर पर रख ली। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज़ चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़कर उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुँच गए थे। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने ज़मीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ, चाचा ने उनको बोला। तो उस रोज़ मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है, मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मतलब इनको ये काम करते देखते थे तो इसको चिढ़ाने लगते थे। बस ये लास्ट पेज ही है कहानी का। मैंने गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज़ में चाचा से कहा, किंतु वे नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था। अब आप सोचिए, अगर आपका वजन ही 50 केजी है तो क्या आप 60 से 70 केजी का कोई सामान उठा पाएंगे? अगर वो बच्चा लगभग 25 से 30 केजी उस बच्चे का वजन होगा, तो क्या वो बच्चा अपने वजन से ज़्यादा उठा पाएगा? मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज़ जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है। आप भी सोच सकते हैं कि किस तरह परिचित भीड़ मतलब क्या हो। उस भीड़ में बहुत लोग इनको पहचानते थे, और अगर कोई लोग आपको पहचान रहा है और अगर आप वो काम कर रहे हैं जो कि आप करना आपको आपके ऊपर शोभा नहीं देता, तो लोग क्या बोलेंगे? तो ये आप सोच सकते हैं इसमें। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देखना, कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा। तो किसी तरह घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगें जवाब दे गई। लग रहा था अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालत में देखकर मार हो पड़ी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस ज़िंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे से में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। मतलब इस
कहानी के द्वारा, ये अपनी आत्मकथा के द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं? एक दलित की ज़िंदगी जो इस तरह का काम करते हैं, चमड़े उखाड़ने का और फिर बाज़ार में उनको ले जाके बेचने का जो काम करते हैं मात्र 10-15 रुपये के लिए। हालांकि आज तो इसकी कीमत बढ़ गई है, 10-15 रुपये तो उस समय थे, 1950, 1970, 80 के समय का बात है ये। लेकिन आप समझिए किस तरह से आप अंदर तक उस बात को फील करके देख सकते हैं कि उनको कैसा लगता होगा जब ये इतना भारी वज़न, अपने शरीर के भी वज़न से ज़्यादा वज़न उठाकर इतना दूर चले। उसके बाद ये इनका पैर जवाब दे दिया, तब इनकी माँ इनको देख कर रोने लगी कि क्या मैं इनसे क्या करा दी, मैं इसको स्कूल से क्यों बोली जाने के लिए। तो ये वाला लाइन आपको अंडरलाइन करना है। बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा था, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। यहाँ से इनसे से लेके यहाँ तक कराना है। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बड़ी भाभी से भी कर सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये कथन किसने कहा। तो अब मैंने आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझा दिया ये कहानी क्या हुई थी। आप समझ सकते हैं एक दलित के साथ क्या बीता है। आपके पूरे पाठ्यपुस्तक में सबसे अच्छी कहानी ये है। तो आप इसको अगर अच्छे से एक बार खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आप इसको बना के आप कमेंट में भेजेंगे मुझे, व्हाट्सएप पे आपको बनाना है ये सब सारा क्वेश्चन का आंसर। मैंने आपको कहानी अच्छे से पढ़ा दिया। जैसे यही क्वेश्चन हम लेते हैं, घर पहुँचे पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है? क्योंकि उनकी माँ ने ही लेखक को बोला था कि स्कूल से जाने के लिए, लेकिन उनकी माँ ने ये नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे का ये हालत हो जाएगा। घर आते आते उनके शरीर पर खून का धब्बा और उसके बाद सिर से पाँव तक गंदगी देखकर उसकी माँ फपक कर रो पड़ी कि मैंने अपने बेटे से क्या करवा दिया। मेरे बेटे ने कितना दूर अपने वजन से भी भारी सामान को उठाकर घर तक लाया। तो यह देखकर उसकी माँ का कलेजा पसीज गया और वो रोने लगी। तो यही है इसका आंसर। तो आप जितना उसके आप लिखिएगा, बाकी मैं PDF में आपको इसका आंसर दे दूँगा। तो ये चैप्टर तो आप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 11वां चैप्टर, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो आपको सारा लेखक का नाम सब कुछ वगैरह याद रखना। तो ये थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो अब वीडियो नेक्स्ट आएगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें।